गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको फिज़िक्स का फर्स्ट पेपर जो है मैकेनिक्स का पेपर है, ये फर्स्ट पेपर आपका यांत्रिकी, आज इसका सिलेबस डिस्कशन कर रही हूँ। इस सिलेबस डिस्कशन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये पेपर कैसे तैयार करना है। इस पेपर के अंदर आपके 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में और हर यूनिट से एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, राइट। फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी है फिज़िकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी भौतिकी नियम एवं निर्देश फ्रेम। 2 तरह के रेफरेंस फ्रेम होते हैं, ये आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि 2 तरह के फ्रेम होते हैं निर्देश फ्रेम, एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय, यानी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आपको इस यूनिट के अंदर फ्रेम्स पढ़ने हैं, कितनी तरह के फ्रेम्स होते हैं ये आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। साथ ही आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपको ज्ञात करनी है। साथ ही यहाँ पर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये आपने क्लास 12th के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ये आपको पढ़ना है। पॉस्टुलेट्स पढ़ने हैं आपको, रिलेटिविटी के, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉस्टुलेट्स पढ़ने हैं, यानी आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत और उनके मूलभूत अभिग्रहित, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, ये भी आपने क्लास 12th में पढ़कर आए हैं, कुछ थोड़ा सा यहाँ पर और एडवांस है। बाकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने क्लास 12th में पढ़े थे। इसी प्रकार से लंबाई में संकुचन यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, या काल विस्फारण यानी टाइम डायलेशन किसे कहते हैं, ये भी आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। ये यूनिट का ए पार्ट था और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बी पार्ट था। इसी तरह से जो सी पार्ट है आपका वो है कोरोलिसिस फोर्सेस। कोरोलिसिस फोर्सेस एक प्रकार के अजड़त्व निर्देश तंत्र में आभासी बल होते हैं, यानी फिक्टिशियस फोर्सेस हैं। ये लगते नहीं हैं, लगते हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के जो फोर्सेस हैं फिक्टिशियस फोर्सेस यानी आभासी बल, उनको कोरोलिसिस बल कहते हैं। तो ये जो कोरोलिसिस बल है इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। पृथ्वी के सापेक्ष यदि कोई जो पार्टिकल है, यदि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है या वर्टिकल, आपने कोई धरती से यानी पृथ्वी से आपने कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है ना, वर्टिकली यदि आप कोई भी चीज़ अर्थ से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो उस समय उस पर जो लगने वाला कोरोलिसिस बल है ना, जो फोर्स है, कोरोलिसिस फोर्स है यानी आभासी बल है, वो कितना होगा ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। साथ में यहाँ पर फौकॉल्ट पेंडुलम की वैल्यू भी, इसका जो टाइम पीरियड है आपको फोको का लोलक जिसे बोलते हैं हम, या फौकॉल्ट पेंडुलम, इसका आपको टाइम पीरियड आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। अब सेकेंड यूनिट जो है, अब आप समझ गए होंगे कि इस यूनिट के अंदर जो सिलेबस है आपका वो काफ़ी कुछ आपका 12th क्लास से मैच करता हुआ है। इसलिए बच्चों आप बुक्स खरीद लीजिए और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आप स्वयं भी पढ़ना शुरू कीजिए। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड जो है वो है सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र, यानी यदि आपके पास 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो उनका द्रव्यमान का केंद्र क्या होगा, है ना। उस सिस्टम का, ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 से ज़्यादा हैं, तो उसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। साथ ही फिर उनका रिड्यूस्ड मास ज्ञात करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसके अंदर आपको पढ़ना है जो आपने क्लास 12th में पढ़कर, 11th में, आई होप 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की टक्कर। 2 प्रकार की कोलिजन आप पढ़कर आए हैं, एक इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो ये दोनों ही प्रकार की टक्कर आपको यहाँ पर वापस से पढ़नी है। कंजर्वेशन लॉस पढ़ने हैं आपको, लीनियर मोमेंटम के और एंगुलर मोमेंटम के, यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने क्लास 11th क्लास में और 12th क्लास के अंदर पढ़ी हैं। तो इसलिए आप बुक्स ले लीजिए और इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं भी आपको ये पेपर अभी स्टार्ट कराने जा रही हूँ। उसके बाद है आपका रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब होता है दृढ़ पिंड,
है ना। तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन क्या होती है, उसकी किसी भी रिजिड बॉडी की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपको ज्ञात करनी है। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जे और ओमेगा के बीच में क्या संबंध होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है, राइट। और उसके बाद आपने पढ़ना है कंजर्वेटिव फोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं, आप पढ़ चुके हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या होते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको, और जो है पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है, उसको कैसे डिस्कस करते हैं, ये सब चीज़ें आपको इस यूनिट के अंदर पढ़नी है। तो ये यूनिट भी आपकी बहुत सारी 11th क्लास से निकाली हुई यूनिट है। नेक्स्ट है आपका 3rd यूनिट जो आपको पढ़नी है, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पढ़ना है कि सेंट्रल फोर्सेस किसे कहते हैं, और सेंट्रल फोर्सेस के अंतर्गत जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये सब सेंट्रल फोर्सेस के अगेंस्ट आपको पढ़ना है। साथ ही आपको यहाँ भी, ये भी आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ होगा कि इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास किसे कहते हैं, जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमान किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ऑर्बिटल इक्वेशंस यानी कक्षीय समीकरण आपको यहाँ पर पढ़नी है। केपलर्स के लॉ पढ़ने हैं। केपलर ने ग्रहीय गति के यानी प्लैनेटरी मोशन के कुछ नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, वो तीनों नियम आपको यहाँ पर वापस से पढ़ने हैं। और रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ना है, ठीक है। ये इस यूनिट का 3rd यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। और जो सेकेंड पार्ट है इसका वो है वेव्स एंड ऑसिलेशन से लिया हुआ पार्ट है। यानी पहले वेव्स और ऑसिलेशंस की अलग बुक हुआ करती थी, अब वो पेपर हटाकर उसमें से कुछ पार्ट को इस यूनिट के अंदर मैकेनिक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो जो इसका सेकेंड पार्ट है 3rd यूनिट का, उसके अंदर आपको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है कि ऑसिलेशंस जो हैं पोटेंशियल वेल में किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं। उसके बाद आपने पढ़ना है डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है, डैम्पिंग फोर्सेस क्या होते हैं, डैम्ड सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ऑसिलेटर की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, वो आपको पढ़ना है। यानी अवमंदित आवर्ती दोलन जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अवमंदित आवर्ती दोलन, यानी डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर फ्री ऑसिलेशंस पढ़ने हैं आपको, यानी सरलावर्त गति किसे कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं, डैम्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होते हैं, उनका क्वालिटी फैक्टर क्या होता है ना, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और साथ में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। तो यहाँ आकर आपकी ये 3rd यूनिट ख़त्म हो जाती है, जिसके अंदर हम ने मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस और डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़ा है। अब आपकी जो लास्ट यूनिट है, जिसे 4th यूनिट है, वो कहलाती है आपकी ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ड्रिवन का मतलब होता है चालित, यानी यदि किसी भी ऑसिलेटर पर बल लगाया जाए, है ना, ऑसिलेटरी, यदि किसी भी उस पर हार्मोनिक ऑसिलेटर पर यदि आप फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, तो उस फोर्स के अंडर वो किस प्रकार से गति करता है, उसे बोलते हैं हम ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी चालित आवर्ती दोलन, या इसको हम फोर्स्ड ऑसिलेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि फोर्स के द्वारा ये ऑसिलेट करता है, तो इसे फोर्स्ड ऑसिलेटर भी कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ज्ञात करनी है, उसको सॉल्व करना है, साथ ही फिर उसके क्वालिटी फैक्टर ज्ञात करना है, रेजोनेंस निकालना है यहाँ पर, यानी अनुनाद किसे कहते हैं, और 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। वो है सीरीज एंड पैरेलल LCR सर्किट। ये भी आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, पढ़ा हुआ है आपने, कि ड्रिवन LCR सर्किट क्या होता है। 2 प्रकार के होते हैं ये, एक सीरीज होते हैं और एक पैरेलल LCR सर्किट होता है। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। और इसी यूनिट का जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका कपल्ड ऑसिलेटर, जिसे बोलते हैं हम युग्मित दोलन। यानी यदि आपके पास 2 दोलक हैं और उनको आपने कपल कर रखा है ना, किसी भी स्प्रिंग से इनको जोड़ दिया गया है, अब वो दोनों एक साथ ऑसिलेट करेंगे, तो ये कहलाता है हमारा युग्मित दोलक या कपल्ड ऑसिलेटर। तो आपको यहाँ पर कपल्ड ऑसिलेटर किसे कहते हैं,
और मोशन पढ़नी है, मोशन ऑफ टू कपल्ड ऑसिलेटर, उनके फिर नॉर्मल मोड्स पढ़ने हैं। नॉर्मल मोड्स मैंने किस प्रकार के मोड में वो एक साथ गति करते हैं। मिक्स्ड मोड पढ़ना है, उनका आपस में जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये है आपकी इक्वेशन यूनिट 4। तो इस प्रकार से आपके जो सिलेबस के अंदर है 4 यूनिट हैं, आपको 4 यूनिट में से आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना है। आपको 4 क्वेश्चन ही हो गए, और एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपके 5 या 6 पार्ट्स होते हैं। 1.5 मार्क्स के एक क्वेश्चन होता है, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको करने हैं। तो अच्छा बच्चों, एक चीज़ बात मैं ध्यान दिला दूँ आपको कि मैं इसमें से आपको अभी 3rd यूनिट से स्टार्ट करा रही हूँ। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, यानी ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर का पार्ट तो ऐसा है वो बहुत सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसको हम बाद में लेंगे। पहले मैं वो पार्ट ले लेती हूँ जो आपका नहीं पढ़ा हुआ है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद पहले हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाएंगे आपको, तो वो बेसिक है आपका। उसको पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पर, और फिर ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर और कपल्ड ऑसिलेशंस। पहले हम 3rd यूनिट और 4th यूनिट को लेंगे, जिससे कि आप, और ऊपर से आप जो फर्स्ट यूनिट है या सेकेंड यूनिट में से जितना भी आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम्स में आपको परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच।